कंटेंट में ही देखे तो बहुत सबकी फीड में एक ही तरह की रील आ रही है कि चाइना पागल हो गया है और वो प्रोडक्ट्स वैसे बना रहा है। तो वो वाली रील आई आपकी फीड में, एक्सपोजिंग वाली? हमने भी वो उसके ऊपर डाला था कि 28 लाख का बैग था, चाइना वालों ने उसको बताया कि देखो ये तो 28,000 का भी नहीं बनता, लेकिन इसमें ब्रांड का टैग लगा और ये महंगा हो गया। बट क्या ये नई बात है क्या? कोई नई बात जितनी भी कंपनी है वो केवल उस टैग को लगाने का, आज इस फोन पर ये जो निशान बना है ना, इसको हटा दो, शायद इस फोन को कोई भी चाइनीज फोन हो जाएगा और खरीदने से पहले 10 सवाल कर लेगा। सही बात है। सही बात यह है सर कि वो चाइना द्वारा प्रमोटेड जो वीडियोस हैं वो उस मार्केट को जो टैरिफ के चलते बुरी तरह इंपैक्ट हुए हैं, उन लोगों को यह बताने के लिए डाला जा रहा है कि देखो आप लोगों को अमेरिका ब्रांड के नाम पर कितना ठगता है। लेकिन क्या वाकई में ये बात इतनी ही सही है जितनी वो लोग कर रहे हैं? इस पर एक पक्ष है, वो पक्ष ये है, ब्रांड बनने में ना सालों लगती हैं। सही बात। प्रोडक्ट बनने में हो सकता है कि कुछ महीने लगें, ब्रांड को बहुत सारे अप्स एंड डाउन से गुजरना पड़ता है। Correct. ना जाने कितने कंपटीशन से गुजरना पड़ता है, तब जाकर कोई ब्रांड बनता है। आज आप लोगों को इस तरह बैठा देखकर ना जाने कितने ही लोग अपने सोफे तलाश रहे होंगे कि यार ऐसे तो हम भी बात कर सकते हैं। लेकिन आप भी जानते हैं कि इस तरह तक पहुंचने में भी कितने सैक्रिफाइसेस लगे हैं। आप लोगों ने कब कब अपनी चाहतों को कॉम्प्रोमाइज़ किया होगा। सबके अपने अपने कुछ विजन्स होंगे, कुछ एस्पिरेशंस होंगी, उनको कॉम्प्रोमाइज़ करके इस ट्रायो को बना के आप लोग चल रहे हो। दैट मीन्स आज आपकी ये जो ब्रांड मेकिंग जर्नी है ना, इसकी जो कीमत है, इसको आप केवल सोफे और माइक और लाइट की कीमत से नहीं नाप सकते। सही बात। आजकल आप देख रहे हैं हर दूसरा आदमी पॉडकास्ट करने बैठ जा रहा है। उसे लग क्या रहा है कि खर्चा ये है, लेकिन खर्चा ये नहीं है। एग्जैक्टली चाइना जो दिखा रहा है कि खर्चा 28,000 में बन रहा है 28 लाख वाला बैग, नहीं, बैग का खर्चा नहीं है जनाब, उस टैग का खर्चा है। पर सर ये चीज यूएस को इम्पैक्ट कर रही है या यूएस तो बिकॉज उन्होंने ऐसे रिएक्ट तो करा नहीं इस चीज पे, तो आपको क्या लगता है करेगा? थोड़ा सा नेगेटिव साउंड हो जाएगा, लेकिन सच्चाई क्या है, अंगूर खट्टे हैं बचपन में सुना था। 28 लाख का बैग मैं तो नहीं खरीदूंगा, तो मेरे लिए वो रील मुझे बहुत सूदिंग लग रही है। वाह कितना अमीरों का बेवकूफ बनाया जा रहा है। सही बात है। लेकिन जो अमीर है ना, वो रील नहीं देखता बॉस, और जब वो रील नहीं देख रहा तो वो उससे क्या इम्पैक्ट ही नहीं फर्क कर पड़ रहा है। तो सबको अपने अपने तरीके का पोषण मिल रहा मुझे है। लगता है अमीर को फर्क भी नहीं पड़ता ये बना कितने का होगा, वो पैसा ही उस चीज को जानते परखते उस स्टोर में जाकर अगर वो उठा के ला रहा है। अमीरी जो है ना, वो जरूरत से ऊपर लग्जरी में शिफ्ट हो जाती है, और लग्जरी का मतलब ही ये है कि मैं कितना ब्रांडेड हूँ। अदरवाइज जरूरत तो सरकारें भी आजकल पूरी कर ही दे रही हैं ना, अनाज बांट करके, शेल्टर्स दे करके, सब कुछ तो दे रही हैं। लेकिन लोग अपने पूरी लाइफ में यही तो अपडेट कर रहे होते हैं कि मैंने कितनी लग्जरी अपने साथ ऐड की। लग्जरी की वैल्यू को वो अपनी सफलता मानता है। पर सर आप देख रहे हो वैसे जब से ये चीज़ें मुद्दा गर्म हुआ है, चाइना की एकदम से कंटेंट फ्लो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है इंडिया की तरफ। कभी किसी उसकी रील आ रही है ब्रोकर की जो सामान भिजवा देगा, कभी वहाँ की ट्रेन्स की रील आ रही है, कभी वहाँ इंफ्रा की रील आ रही है, चाइनीज़ इन्फ्लुएंसर्स आ रहे हैं। तो यूएस क्योंकि वहाँ की कंपनी है इंस्टाग्राम, तो वो स्टॉप क्यों नहीं कर रहा है चाइनीज़ कंटेंट, क्योंकि वो तो सब कुछ ही मैनिपुलेट करता है। देखो, अगर ये दो क्वेश्चन है इसमें, और दोनों के आंसर थोड़े डिटेल हैं। पहला क्वेश्चन तो ये था कि चाइना इस तरह का कंटेंट इन्फ्यूज़ कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है। दोनों का आंसर पहले देते हैं, फिर इंस्टा पर चलेंगे। तो पहला, कंटेंट इन्फ्यूज़ क्यों कर रहा है, तो ये तो सबको पता है कि जिस तरह से उस पर टैरिफ लगा है, उसका माल खरीदने के लिए उसे प्रमोशन करवाना पड़ेगा। ये बिल्कुल वैसे ही है। मेरा कोर्स निकला तो मुझे कोर्स के प्रमोशन के लिए 4 और वीडियो बनाने पड़े। मुझे भी हो सकता है कि लोगों तक काम पहुंचाने के लिए 2-4 लोगों से बोलना पड़ा कि यार देख देना इसको। तो इसका मतलब प्रमोशन इटसेल्फ अपनी एक वैल्यू रखता है। इसको परफॉर्मेंस मार्केटिंग कहते हैं अपनी बाजार की भाषा में। अब दूसरा आता है, चाइना को ये सब इंडिया में क्यों करना पड़ रहा है। इंडिया लार्जेस्ट मार्केट है, पर कैपिटा परचेजिंग पावर पैरिटी के अनुसार अगर हम पीपीपी मॉडल पर चलते हैं तो 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी है वर्ल्ड की, जो हम सबसे ज़्यादा सामान खरीदना पसंद करते हैं। तो ऐसे में हमारे जैसे बाजार को सस्ते माल का अगर नाम दे दोगे तो हम तो खरीदार बन जाएंगे। चाइना को ये पता है कि अमेरिका को 245% टैरिफ देने से अच्छा है इंडिया को 10% कम पर माल बेच दो। इंडिया वाले क्या करेंगे, इंडिया वाले अपनी दुकान बंद करके चाइनीज़ माल को बढ़िया से कंज्यूम करेंगे और अपनी ब्रांडिंग करके इसको अमेरिका को बेच देंगे। तो रीराउटिंग ये हो जाएगी। फॉर एन एग्जाम्पल, सर ये भी बहुत पहले से होती आ रही है वैसे। अरे भाई, रशिया ने जब हमारे साथ तेल का डील किया था,
तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इंडिया तेल के इंपोर्टर से एक्सपोर्टर बन गया था। और ये बड़ा सरप्राइजिंग था। यूएस और यूरोप ने रशिया से तेल और गैस मंगवाने पर पाबंदी लगवाई, इंडिया ने तेल गैस अपने यहाँ मंगवा लिया, तेल मंगवा लिया, और यहाँ से हम यूरोप के एक्सपोर्टर हो गए। तो आप देखेंगे कि हमने रीराउटिंग कर दी। चाइना उस रूट को बहुत अच्छे से जानता है कि इंडिया को सस्ता माल टिकाओ या अपना भी बंद कर देंगे और ये यहाँ से खरीद के वहाँ बेच देंगे। इंडिया ने मिडिल मैन की जर्नी बहुत अच्छे से फॉलो की है। कोरोना का टाइम अगर आपको याद हो तो कोरोना के टाइम पे इंडिया ने दवाओं के मामले में वर्ल्ड के अंदर बड़ी इमेज क्रिएट की थी कि हम बढ़िया दवाएं बना रहे हैं। दवा बनाने में एक बहुत बड़ा कंपोनेंट होता है जिसको API कहते हैं, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स। मतलब हमारी दवा के अंदर जो मसाले डल रहे हैं ना, जिनसे कोर में वो बनकर आ रहा है, तो उस API को बनाने में चाइना का बहुत बड़ा रोल है। वो बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है API का, और हम दुनिया के अंदर जेनरिक दवाओं के बहुत बड़े एक्सपोर्टर हैं। तो हम मसाला मंगाते हैं चाइना से, यहाँ दवाओं को पैक करते हैं पैकेजेस में, बढ़िया प्राइसेस के साथ उन्हें बेच देते हैं। तो इंडिया चाइना से इस तरह से रीराउटिंग करके पहले से भी माल बेच रहा है। और जेनेरिक के अंदर अभी जब ट्रंप ने टैरिफ लगाने की बात की तो उन्होंने एक लाइन बोली थी कि मैं फार्मा सेक्टर को फिलहाल के लिए बाहर रख रहा हूं। इस बात को सुनते ही 2 दिन में फार्मा के शेयर बहुत तेज चल गए थे। फार्मा को क्यों छोड़ा उन्होंने? क्योंकि इंडिया जेनेरिक दवाएं बहुत सस्ती और दुनिया को बहुत आसानी से उपलब्ध कराता है। लेकिन फिर ट्रंप को याद दिलाया गया, ऐसा करके आप फिर से चाइना की ही हेल्प कर रहे हो। तो 2 दिन बाद ट्रंप फिर आते हैं और फिर एक लाइन बोलते हैं कि नहीं नहीं नहीं, फार्मा पर मैं जल्दी ही सोचूंगा और बताऊंगा कि क्या करना है। फार्मा के शेयर धाड़ से नीचे आ गए। दैट मीन्स रीराउटिंग पाथ चाइना वालों को पता है। इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स के केस में भी आप देखो, कोरोना टाइम पर आप लोगों ने और हमने सब ने जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स यूज़ किए थे, चाहे फ़ोन्स हों चाहे लैपटॉप्स हों, भर भर के वो चाइनीज़ इंपोर्ट थे। लेकिन हमने क्या किया, उस चाइनीज़ इंपोर्टेड सामान से कुछ प्रोड्यूस करके अपने यहाँ काफ़ी सारे स्टार्टअप्स खड़े कर लिए, चाहे एडटेक में हो चाहे सर्विस सेक्टर में हो। जी, इंडिया में चाइनीज़ गुड्स से रिप्रोड्यूस करके जो वैल्यूज़ क्रिएट की जा रही हैं, इंडिया इसलिए उसका कभी विरोध नहीं करता। इंडिया कहता है ठीक है, इंपोर्ट बिल ज़्यादा है लेकिन हम अपनी वैल्यू बढ़िया बना रहे हैं। करेक्ट। और सर जैसे ये भी बात बहुत ज़्यादा आती है सोशल मीडिया पे, रील्स पे, कि चाइना अपने ऐप्स बहुत ज़्यादा यूज़ करता है, यूएस के नहीं करता, बहुत ज़्यादा उसमें मोनोपोली करी हुई है अपने उसमें। और इंडिया के लिए कहते हैं कि इंडिया बाहर के यूज़ कर रहा है, यूएस के भी कर रहा है, चाइनीज़ भी कर रहा है। तो इंडिया को क्या करना चाहिए सिचुएशन में, थोड़ा बताओ आप। मैंने इस पे हाल ही में एक बहुत अच्छा वीडियो भी बनाया था कि चाइना और इंडिया एक साथ आज़ाद हुए थे। इवन चाइना हमसे 2 साल बाद आज़ाद हुआ था और 1990 तक हम लोगों की जीडीपी ऑलमोस्ट सेम थी। आज लेकिन चाइना हमसे 5 गुना बड़ी जीडीपी है। तो चाइना ने जो काम किया आज वो इंडियन गवर्नमेंट करने का प्रयास कर रही है। जैसे मतलब इकोनॉमिक्स की भाषा में 3 सेक्टर होते हैं असल में। एक सेक्टर होता है प्राइमरी, एक होता है सेकेंडरी, एक टर्शरी। प्राइमरी सेक्टर में है जिस चीज़ को आप हाथ से प्रोड्यूस कर सकते हैं, जैसे एग्रीकल्चर है, माइनिंग है। सेकेंडरी में क्या होता है कि जैसे आपने एग्रीकल्चर से कोई चीज़ प्रोड्यूस की, अब उसी के अंदर जैसे चिप्स के लिए आपने आलू को फूड प्रोसेसिंग में डाल दिया, टमाटर को जैम में डाल दिया, सेकेंडरी सेक्टर। टर्शरी सेक्टर होता है कि आपने प्रोडक्ट तो बना दिया और फ़ोन करके पूछ रहे हो भाई साहब कैसा लगा। तो टर्शरी सेक्टर, जैसे आजकल जो अपन जिस सेक्टर में, दैट इज टर्शरी, हम प्रमोशन कर रहे हैं किसी प्रोडक्ट का कि सर ये प्रोडक्ट अच्छा है, ये लेना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि टर्शरी सेक्टर सप्लाई को प्रभावित कर रहा है, प्रोडक्शन को जो होकर आया है उसको इंक्रीज कर रहा है, सपोर्ट दे रहा है या सेल दे रहा है। तो इंडिया ने 1990 के बाद जब ये लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन अपनाया था, तो हमने एक बहुत ज़्यादा फोकस किया था इस बात पर कि हम सर्विस सेक्टर को बहुत बूम करेंगे। मतलब दुनिया वाले जिसको जो बनाना है बनाओ, हम अपने यहाँ के लोगों को बढ़िया हेल्प करना सिखाएंगे। और उसी हेल्प को आजकल अपन लोग BPO बोलते हैं, कॉल सेंटर बोलते हैं और कंसल्टेंसी बोलते हैं। तो हमारे यहाँ पर गुड़गांव, नोएडा के अंदर जितने भी ऑफिसेज हैं जो 1 by 1 के बेंच पे चल रहे हैं, 2 by 2 के बेंच पर चल रहे हैं, वो है क्या? हाँ सर, मैं यहाँ से बोल रहा हूँ। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नई क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब। बेस्ट ऑफ रियल टॉक ऑनलाइन। ओके, बाय बाय।